हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। यूनिट 1 टॉपिक 3 पार्ट नंबर 2 प्रोटीन का है। इसमें 20 क्वेश्चंस हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आगे के क्वेश्चंस को आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहा जाता है। ऑप्शंस इसमें टाइप नहीं हो पाए, ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है। सेल से मिलकर टिश्यूज़ बने हुए हैं और टिश्यूज़ से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिक सिस्टम और ऑर्गेनिक सिस्टम से मिलकर के ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ऑर्गेनिज्म हम जीव को कहते हैं। आप और मैं, हम सब जीव हैं। इतना समझ आया। और ये जो सेल है, इस सेल को ग्रो होने के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन। न केवल ग्रो होने के लिए, डेली के आपके कामकाज में इनमें जितनी भी टूट फूट होती है उसकी रिपेयर भी ये करता है। ग्रो एंड रिपेयर कौन करता है? प्रोटीन करता है। इसीलिए हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। याद रखना, एनर्जी ये नहीं देता है। एनर्जी की बात करेंगे तो ये हमको कार्बोहाइड्रेट देता है और देता है फैट। कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी ज़्यादा प्राप्त होनी चाहिए आइडियल कंडीशंस में, और फैट से हमको कम होनी चाहिए। इतना समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है? प्रोटीन दो प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स इसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, अर्थात ये आवश्यक और ये गैर आवश्यक। कैसे? इनकी संख्या 11 होती है और इनकी संख्या होती है 9। ये ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको बॉडी स्वयं नहीं बना सकती, स्वयं नहीं बनाती, इसलिए इनको हमको फूड से लेना होता है। बाकी इनको बॉडी स्वयं बनाती है, इनको फूड के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये वाले जो 9 हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए मैंने आपके लिए 9 के 9 जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो यहाँ लिख दिए हैं। इनको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि 3 तो हैं, बाकी एक इसमें नहीं है। तो देखिए, ये जो येलो येलो मार्किंग है ये तीनों हैं, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। प्रोटीन डिफिशियंसी अर्थात प्रोटीन की कमी से जुड़ी कौन सी बीमारी विशेषकर बच्चों में पाई जाती है? प्रोटीन की कमी जितनी होगी, प्रोटीन डिफिशियंसी से मेनली 2 बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। एक होती है जिसको हम क्वाशियोरकर कहते हैं, एक को हम मेरिस्मस कहते हैं। बच्चों में ही ये देखने के लिए हमको मिलती हैं। क्वाशियोरकर में क्या होता है बेटा? प्रोटीन की इसमें कमी हो जाती है, लेकिन मेरिस्मस में प्रोटीन की कमी के साथ साथ एनर्जी की भी कमी हो जाती है। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रिकेट से विटामिन डी की कमी से होता है। पेलेग्रा, जिसको हम नियासिन विटामिन B3 कहते हैं, इसकी कमी से होता है। वहीं इसका भी ये विटामिन सी की कमी से होता है। इतना समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सा खाद्य स्रोत कंप्लीट प्रोटीन का उदाहरण है? मक्का, चावल, सोया या फिर मूंग? देखिए, कंप्लीट प्रोटीन बेटा हम उसको कहेंगे, मैंने आपसे बताया प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? अमीनो एसिड से, जिनमें से 9 अमीनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इनकी बॉडी को आवश्यकता होती है, इनको बॉडी स्वयं नहीं बना सकती। तो ऐसा कोई भी खाना जिसके अंदर इनमें से मैक्सिमम या फिर कहें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे, उसी को हम कहेंगे सोर्स, कहेंगे कंप्लीट प्रोटीन का। समझ गए आप? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोया। बाकी चावल में 8 अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। लाइसिन नाम का जो अमीनो एसिड है वो इसमें हमें नहीं प्राप्त होता है। बाकी ये सारे के सारे कंप्लीट फूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN, ये आपके यूनिट 10 में कई सारे इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं जो फूड से रिलेटेड हैं। उसके अनुसार 18 to 60 ईयर, 18 से 60 वर्ष के एक औसत व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है? इसको अब आप समझिए। पहले प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो भी है वो सबसे पहले एज पे भी डिपेंड करती है, जेंडर पे डिपेंड करती है। इसके अलावा वर्क, प्रोफेशन, आप बैठ के ऑफिस वाला काम करते हैं या फिर मजदूरी वाला काम करते हैं। इसके अलावा
आप एथलीट हैं या सामान्य एक व्यक्ति हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। एग्जाम्पल के लिए आप में 60 केजी अगर वेट है तो आपको चाहिए होगी एटलीस्ट 48 ग्राम प्रोटीन। उनके लिए ज़रूरी होता है एक्टिव एडल्ट्स। इतना समझ गए। बाकी 1.5 आपको दिख रहा है, ये और भी ज़्यादा है। तो ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके लिए काम करता है। बाकी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रेग्नेंट लेडी जो रहती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा, सामान्य महिलाओं के लिए जो होता है वो तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 15 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा भी चाहिए होता है। ठीक है। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर्स रहती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी माएँ, उनके लिए प्लस 25 ग्राम एक्स्ट्रा पर डे चाहिए होता है। सामान्य तो चाहिए ही होगा जितना होता है, बाकी 25 ग्राम इनको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इनमें से वो कौन सी संस्था है जो ईट राइट इंडिया अभियान, इसके अंतर्गत प्रोटीन जागरूकता पे काम कर रही है? ट्राइफेड, FSSAI, WHO या MOFPI? तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FSSAI। समझिए, ईट राइट इंडिया है क्या? ये FSSAI द्वारा चलाया गया एक पब्लिक हेल्थ अभियान है जो लोगों के अंदर जागरूकता लेकर के आता है। पोषण संबंधी और सुरक्षा, भोजन को सुरक्षित कैसे रखना है, संतुलित आहार को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें वो सिखाता है। इसको आप समझ गए। बाकी ये जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, इसके द्वारा ही, इसके अंतर्गत ही FSSAI के द्वारा कुछ और भी अभियान चलाए गए थे। जैसे आप याद रखना, एक है प्रोटीन डे। ठीक है। इसके अलावा एक है थाली अवेयरनेस, ये भी आपसे पूछ सकता है। ओके। बाकी ट्राइफेड आप समझते हैं ये क्या काम करता है। ये जो ट्राइबल बंधु रहते हैं उनके द्वारा वन उत्पाद जो भी तैयार किए जाते हैं उनके लिए मार्केट प्लेस उपलब्ध करवाता है। WHO आप समझते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। MOFPI क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है। ये सारी चीज़ें है ना, ये सारे काम मिलके तो करते हैं, बट ये जो मूवमेंट स्पेशली इसमें पूछा गया है ये FSSAI के द्वारा इसको शुरू किया गया है ना। इसके अंतर्गत और भी आपको पता होगा, ईट राइट कैंपेन के अंतर्गत ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्कूल, ये भी हमने पढ़े थे, है ना। इससे पहले भी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछ रहा है आपसे, डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, इसमें प्रोटीन की क्या भूमिका होती है? सिंपल भाषा में पहले आप समझ लो कि ये होता क्या है। देखिए, पूरे देश की आबादी में 100 हम इसको मान लेते हैं, इनमें से एट अ सेम टाइम 50% लोग और 50% लोग, इनमें तो प्रोटीन की अधिकता है, जिनकी वजह से इनमें मोटापा, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वही 50% लोगों में प्रोटीन की कमी है, जिसकी वजह से क्वाशियोरकर, मेरिस्मस जैसे रोगों से ग्रसित हैं। जब कंडीशन ये हो जाती है कि एक ही समय पर आधी आबादी में लगभग प्रोटीन की अधिकता होती है और आधी आबादी में लगभग प्रोटीन की कमी होती है, उसी को हम कहते हैं डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। इतना आप समझ गए। अब देख लीजिए क्या बोल रहा है, दोनों कमी और अधिकता से संबंधित। समझ में आ गया आपको। हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन सा संयोजन, कौन सा एक पेयर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से संबंधित दोनों रोगों को दर्शाता है? प्रोटीन और एनर्जी, यानी उसमें प्रोटीन की भी कमी होनी चाहिए और एनर्जी की भी कमी होनी चाहिए, ऐसे माल न्यूट्रिशन को दर्शाता है। क्वाशियोरकर पेलेग्रा, मेरिस्मस स्कर्वी, क्वाशियोरकर और मेरिस्मस, या फिर स्कर्वी और रिकेटस। तो हमने इसको अभी डिस्कस किया था ऊपर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके लिए सी, क्वाशियोरकर, इसमें प्रोटीन की कमी होती है, और मेरिस्मस में इसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की ही कमी होती है। ये दोनों के बारे में पूछ रहा है तो आपको मेरिस्मस तो होगा ही, और केवल प्रोटीन की बात करता है तो क्वाशियोरकर, दोनों के दोनों हो जाएंगे। स्कर्वी आपको पता है बेटा, विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट से विटामिन डी की कमी से हो जाता है। क्वाशियोरकर, मेरिस्मस, ये सारे के सारे। पेलेग्रा ही हम बता ही चुके हैं। नियासिन, इसको विटामिन B3 की कमी से होता है। यही ये PEM है, इसी को हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो क्वाशियोरकर और मेरिस्मस रोग हैं, ये याद रखना 6 माह से 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है ना। यूनिसेफ, ICDS इस पर लगातार काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। किस खाद्य सुरक्षा योजना में
प्रोटीन युक्त खाद्य वितरण को प्राथमिकता दी जाती है? एमडीएम, मिड डे मील, आईसीडीएस, एनएफएसए या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी। ठीक है, अब देखिए कौन करता है? भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट इसको चला रही है ना। इसमें किस किस को, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारक हों, एससी एसटी या जो भी लोग जिनको इसकी आवश्यकता होती है, उन सब के लिए विशेष रूप से प्रोटीन युक्त खाने को वितरण किया जाए। जैसे एमडीएम, मिड डे मील, इसमें स्कूली बच्चे जो होते हैं उनको दिया जाता है। आईसीडीएस, इसमें आंगनवाड़ी के तहत खाना बांटा जाता है। वहीं एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत आईसीडीएस जो राशन प्रणाली है उसमें दालों का वितरण किया जाता है। इतना आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। प्रोटीन एक्स, हॉर्लिक प्रोटीन प्लस और एंश्योर, ऐड देखा होगा, अक्षय कुमार प्रोटीन एक्स का ऐड करता है। हॉर्लिक्स, एंश्योर, इनके सारे के सारे एड्स टीवी पे या फिर मोबाइल्स पे आते आपने देखे होंगे। ऐसे उत्पाद किस प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट का उदाहरण होते हैं? अब देखिए, जो लोग खाने से प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले पाते हैं उनके लिए जो डॉक्टर्स हैं प्रोटीन के लिए अलग सोर्सेस बताते हैं कि इनको आप ले सकते हैं। तो पूछ रहा है कौन से प्रोटीन के उदाहरण होते हैं? केसिन बेस्ड, वे प्रोटीन बेस्ड, सोया बेस्ड या फिर सभी? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रोटीन सप्लीमेंट्स बेटा कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम केसिन बेस्ड को समझ लेते हैं। इसकी एक जो यूनिकनेस है वो ये है कि इसका डाइजेशन काफ़ी स्लो होता है। वे बेस्ड प्रोटीन मिल्क से बनता है पहली चीज़ तो, और ये डाइजेशन में फास्ट होता है। इतना समझ के देखो, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कभी दूध में नींबू डाल के उसका पनीर बनाया हो, तो पनीर बनने के बाद नीचे जो उसमें से पानी निकलता है ना, जिसको हम फेंक देते हैं, उसी को ये कंपनीज वे प्रोटीन बनाने के लिए यूज करती हैं, है ना। तो वे बेस्ड प्रोटीन होता है वो। बाकी सोया बेस्ड प्रोटीन ये है, ये प्लांट से हमको प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, स्टमक या फिर रेक्टम? रेक्टम क्या है? ये आपका जो फूड वेस्टेज बचता है, सारी चीज़ें आपने जो भी चीज़ें खाई उनका डाइजेशन हुआ, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने का काम, एग्जिट करने का काम रेक्टम करता है। माउथ से मैंने आपको बताया था स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें केवल जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी स्टमक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहले पेप्सिन और फिर ट्रिप्सिन, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन कर देते हैं। इतना आप याद रखेंगे। और भी अगर कोई आपसे एसिड पूछ ले तो आप HCl भी बता देना कि ये तीनों मिलके ही क्या करते हैं? आपके इसको तोड़ते हैं प्रोटीन को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। प्रोटीन की क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसको मापने के लिए कौन सा मानक उपयोग में लाया जाता है? बताइए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बायोलॉजिकल वैल्यू, कैलोरिक डेंसिटी या फिर फूड फ्रीक्वेंसी? तो इसका आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बायोलॉजिकल वैल्यू। अब देखिए, प्रोटीन की क्वालिटी, सबसे अच्छी प्रोटीन की क्वालिटी हम उसको मानेंगे जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ अगर नहीं हो रही है तो उस प्रोटीन को हम बेस्ट या फिर अच्छा प्रोटीन नहीं मानेंगे। समझ में आ गया? पहली चीज़ तो ये है। और बाकी इसका एक और मेथड रहता है जानने के लिए कि आपने अगर किसी चीज़ से 100 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए उसको खाया तो इन द एंड आपकी बॉडी को वो 100 ग्राम मिला या उससे बहुत ज़्यादा कम 50 ग्राम ही मिला। तो यानी जितना प्रोटीन आप कंटेंट ले रहे हैं आपको इन द एंड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में आपको उतना ही अगर ग्राम मिलता है तो उसको हम प्रोटीन क्वालिटी को सबसे बेस्ट प्रोटीन की क्वालिटी मानते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू। तो याद रखना इसमें एग्जांपल एक जो एग है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100 होती है, यानी जितना आप खाते हैं उतना आपकी बॉडी में वो डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। सबसे पहला है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये कार्बोहाइड्रेट का सूचकांक होता है, यानी ये किसको बताएगा? कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी को मापता है। वहीं कैलोरी डेंसिटी क्या बताएगा? ये बताता है कि किसी खाद्य पदार्थ में प्रति ग्राम कितनी कैलोरी है, ये बताता है ना। फूड फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? ये डाइट सर्वे का एक तरीका होता है जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति कितनी बार कौन सा भोजन खाता है। ये हमारे एक कोई भी चीज़ें काम की नहीं है। एक तो सी ये वाला याद रख लेना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट को बताता है।
बायोलॉजिकल वैल्यू हमने समझ लिया, और कैलोरिक डेंसिटी हमें ये बताता है किस खाने से हमको कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा पौधों से प्राप्त प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है। अभी हमने ऊपर ही इसको डिस्कस किया था कि हम कंप्लीट प्रोटीन उस प्रोटीन को कहते हैं जिसके अंदर जो 9 प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं वो उनके अंदर होने चाहिए, उसी को हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। अब प्रोटीन आपको 2 चीज़ों से प्राप्त होता है, एक तो प्लांट फूड से प्राप्त होता है और एक एनिमल फूड से प्राप्त होता है। ठीक, सोया, क्विनोआ, लेंटिल्स, स्पिरुलिना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंटिल्स। थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेंटिल्स बेटा हम ये दालें इसके अंदर आती हैं। इसमें मैंने आपको जो 9 एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स बताए थे उनमें आप देखेंगे मिथियोनाइन नाम का एक अमीनो एसिड होता है, इसकी कमी रहती है, इसकी वजह से इसको नहीं बोलते हैं हम। सोया जो है एकमात्र ऐसा पौधा आधारित यानी कि प्लांट फूड है जिसमें सारे के सारे मिलते हैं। वहीं कुनोआ है, इसमें भी प्राप्त होते हैं, और स्पिरुलिना है, ये भी है। लेकिन ये याद रखना एक शैवाल होता है और इसमें प्रोटीन तो अच्छा खासा होता है लेकिन इसको डाइजेस्ट करना बहुत स्लो होता है। आप आज खाएंगे तो 3 दिन बाद ये डाइजेस्ट होगा। मध्य प्रदेश की जनजातीय भोजन में कौन से प्रोटीन स्रोत विशेष रूप से शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महुआ और चिरौंजी। सबसे पहले जड़ी बूटियाँ आप जानते हो, ये एक तरीके की मेडिसिन्स हैं। कंदमूल हैं, इनसे प्रोटीन भी नहीं प्राप्त होगा, इसमें हमको मिनरल्स और फाइबर्स हमको प्राप्त होते हैं। चावल और दाल, इससे हमें प्राप्त होता है, देखिए चावल आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं और दाल आपको प्रोटीन देते हैं। लेकिन महुआ और चिरौंजी ये एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों ही आपको प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं और अच्छी खासी मात्रा में करवाते हैं, इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है, बताइए, कई बार पढ़ चुके हैं। माल्टेज, ये माल्टोज को तोड़ता है। एमाइलेज, ये आपके सलाइवा में होता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज, बताइए। तो ट्रिप्सिन इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था प्रोटीन को पहले HCl मिलता है, एसिडिक बना देता है, फिर पेप्सिन आता है और फिर उसके बाद ट्रिप्सिन आता है और फिर फाइनली इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत सरकार की पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है, समझ लेते हैं। मोटापा नियंत्रित करना, प्रोटीन सप्लीमेंट्स देना, या पोषण स्तर को सुधारना, या फिर बच्चों को अनाज वितरित करना। PM मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया था और ये भी सेम उसी की तरह भी हमने पढ़ा था। गर्भवती महिलाएं, शिशु, बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए इसको चलाया जा रहा है ना, उनकी अच्छे से ग्रोथ हो, न्यूट्रिशंस उसको अच्छे से मिले, है ना। कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स करवाना जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस बताना इसके बारे में। आंगनवाड़ी के द्वारा जो ICDS मिलता है उसकी सेवाओं को और मजबूत करना, ये सारी चीज़ें इसकी हो जाती हैं। तो इसके आंसर की जब हम बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोषण स्तर को सुधारना। प्रोटीन सप्लीमेंट्स देना बिल्कुल नहीं है, अनाजों का वितरित करना बिल्कुल नहीं है, और मोटापा नियंत्रित करना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा प्रोटीन एलर्जी का कारण बनता है। ग्लूटेन, कैसीन और एल्बुमिन। सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ लीजिए, ये कई प्रकार से आपके हो सकता है। आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, रेड चिकते पड़ सकते हैं, दाने दाने हो सकते हैं, बाकी आपको कहीं पे स्किन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ग्लूटेन है ये हमको गेहूं में मिलता है ना। केसीन आपको पता है दूध में प्राप्त होता है, और एल्बुमिन जो है हमको एग से प्राप्त होता है। ये प्रोटीन्स हैं, और ये सारे के सारे प्रोटीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जैसे ग्लूटेन आप खाने के साथ, जैसे आप गेहूं में ग्लूटेन है तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसका कारण है कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट भी आपके साथ है। बाकी दूध में जब आप ले रहे हैं तो दूध में इसके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं, विटामिन्स हैं। बाकी एल्बुमिन अंडे में भी सारी चीज़ें, यॉर्क होता है तो उसमें आपको फैट भी प्राप्त होता है, इसकी वजह से आपको ये लॉस नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इनको रॉ फॉर्म में लेना शुरू करेंगे, जैसे ग्लूटेन खाना शुरू कर देंगे, केसिन खाएंगे, एल्बुमिन खाएंगे, तो ये आपको एलर्जी का कारण बनते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ऐसे ही जो FSSAI है इसने ग्लूटेन फ्री फूड प्रोवाइड कराने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया था, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, 38 आपसे पूछ रहा है, पल्सेस को पुअर मेंस मीट क्यों कहा जाता है। प्रोटीन आपको मैंने बताया 2 तरह से प्राप्त होता है, एक तो प्लांट फूड होगा उससे,
एक होगा एनिमल फूड उससे। अब एनिमल फूड से कैसे प्राप्त होगा, या तो एनिमल के द्वारा प्राप्त जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दूध, बाकी की सारी चीज़ें, इनसे प्राप्त होगा, या डायरेक्टली आप उनकी मीट खाते हो उससे प्राप्त होता है ना। बाकी प्लांट फूड से कैसे प्राप्त होता है, इनसे पौधों से जो भी इनके फल होते हैं उनको आप खाते हो, उससे आपको प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन अब इनमें से कुछ लोग होंगे जो कि प्लांट फूड को प्रेफर करते हैं और कुछ करते हैं एनिमल फूड को। सस्ती होती हैं, हाई फाइबर होते हैं, प्रोटीन रिच होती है, या इसमें आयरन होता है, बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन रिच होती है। मीट ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीट से आपको प्रोटीन प्राप्त होता है, लेकिन ऐसे लोग जो मीट नहीं खा सकते उनके लिए पल्सेस क्या होती हैं, एक प्रकार से आपकी दाल होती हैं, उन्हीं को पल्सेस बोलते हैं, इनसे प्राप्त होती है। तो ऐसे लोग जो नॉन वेज नहीं खाते और प्रोटीन उनको चाहिए तो वो पल्सेस के माध्यम से ले सकते हैं, इसलिए इसको पुअर मेंस मीट कहते हैं। कारण इसका एक और भी है, इसलिए क्योंकि एक तो ये किफ़ायती होता है, सस्ता होता है ना। अब तुम भाव बताने मत लग जाना कि दाल इतने का आता है और मीट इतने का आता है, प्रोडक्ट इसके कंपैरेटिवली फिर भी ये सस्ता ही होता है ना, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। थर्ड, इसको स्टोरेज करना आसान रहता है, लंबे समय तक इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सीधा ग्रो हो रहा है और आप इसको खा सकते हैं, इतना सा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। वे प्रोटीन हमको किस चीज़ से प्राप्त होता है, बताइए। सबसे पहले दूध, अंडा, मांस या फिर मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध, ठीक है। अभी जो वे प्रोटीन होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है, जो लोग जिम करते होंगे उनको पता होगा। एक होता है जिसको हम WPI बोलते हैं, है ना, वे प्रोटीन आइसोलेटेड बोलते हैं इसको। एक होता है WPC, इसको वे प्रोटीन कॉन्क्रीट बोलते हैं इसको। हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, वे प्रोटीन हमें दूध से प्राप्त होता है। अभी हमने बताया था कि दूध में जब हम पनीर बनाते हैं तो जो बचा हुआ पानी बाद का रहता है उसी से वे प्रोटीन को बनाया जाता है, इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछ रहा है, वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की पूर्ति के लिए इनमें से कौन सा पेयर सबसे उपयुक्त है। चावल प्लस राजमा, गेहूं, बेसन, दाल, रोटी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी इन सभी से आपको प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में मिलती है। दाल में प्रोटीन होता है, रोटी में गेहूं होता है, गेहूं में ग्लूटामिन अमीनो एसिड रहता है और बाकी कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बेसन क्योंकि चने से बना रहता है और चने में प्रोटीन होता है। चावल, राजमा, इनसे भी आपको प्राप्त होगा, तो इसमें लोड लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। किस स्थिति में, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे बोल रहा है, किस स्थिति में नाइट्रोजन बैलेंस नेगेटिव होता है। इसको देखिए, इससे रिलेटेड एक सवाल अभी हम ऊपर कर चुके हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये। देखिए, प्रोटीन एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ये बैलेंस की बात कर रहे हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस होना, सिंथेसिस क्या होना, इसका प्रोटीन का बॉडी के अंदर बनना। मैंने आपको बताया प्रोटीन बनने के लिए इसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत रहती है और नॉन एसेंशियल्स पहले से बॉडी में हमारी में होते हैं, वो बन जाते हैं, इनसे मिलकर के प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, लेकिन यूज नहीं हो रहा है, कहीं यूज नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रोटीन का नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव है आपका, लेकिन वहीं प्रोटीन आपका बन कम रहा है, यानी कि उसकी फॉर्मेशन कम हो रही है, लेकिन उसका जो यूज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। समझ में आ गया, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन बैलेंस नेगेटिविटी, इतना आप समझ गए। अब देखिए, ये कब कहाँ कैसे होता है, जब आप बीमार होते हैं तब ये कंडीशन बनती है, समझ में आ गया। और जब आपकी वृद्धि हो रही होती है तब ये वाली पॉजिटिव वाली कंडीशन बनती है, समझ गए बेटा। वृद्धि अवस्था में पूछेगा तब आप क्या लगा दीजिएगा, ये वाला लगा देंगे, पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव होगा। वहीं आज जब आप बीमार हो जाएंगे तब आप नाइट्रोजन बैलेंस नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, क्विनोआ, इसको सुपरफूड क्यों कहा जाता है। क्विनोआ, सबसे पहले तो ये समझ लो, जैसे मैंने आपको बोला कि सुपर प्रोटीन फूड, ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिले, लेकिन साथ ही साथ जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिनको बॉडी बना नहीं पाती है, वो सारे के सारे उसके अंदर होने चाहिए। और ये जो प्रोटीन है आपको दो जगह से मिलता है, एनिमल फूड से और प्लांट फूड से। तो ये जो क्विनोआ है ये क्या है, ये प्लांट फूड है, आपको प्लांट से प्राप्त होता है। अब इसको सुपर फूड क्यों कहते हैं, हाई फैट, हाई कार्बन, या फिर कंप्लीट प्रोटीन, या फिर नन। तो मैं आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, इसकी वजह से इसको सुपर फूड हम कहेंगे। इसमें फैट भी होता है, आयरन भी होता है इसमें, और इसमें विटामिन बी भी प्राप्त होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इससे प्राप्त होते हैं, और इसके अलावा प्रोटीन का तो सबसे शानदार सोर्स ये है ही। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। अमीनो एसिड्स कितने प्रकार के रहते हैं जिनमें से कुछ एसेंशियल होते हैं? बताएं। इसको तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, इनकी संख्या होती है 20। ये दो प्रकार के रहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इनकी संख्या होती है 11 और इनकी संख्या होती है 9। इनको हम बाहर फूड से लेते हैं और इनको बॉडी खुद बना लेती है। ठीक है, तो बता दीजिए 43 का क्या हो जाएगा? कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? प्रोटीन मुख्य रूप से शरीर में किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है? बताएं। एनर्जी देगा, आपके ऊतक यानी टिश्यूज़ को बनाएगा, जल संतुलन या हार्मोन नियंत्रण। सब जानते हो आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देगा और फैट देगा। ये आपकी सेल्स बनाएगा, सेल्स आपकी टिश्यूज़ बनाएंगी, और टिश्यू आपके ऑर्गन्स को बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया? हार्मोन नियंत्रण, जल संतुलन, ये इसका कोई काम प्रोटीन का नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45 पे पढ़ते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर PDCAAS, इसका हाईएस्ट स्कोर क्या होता है? समझिए क्या होता है ये। सबसे पहले तो इसकी एक स्केल रहती है 0 से लेकर के 1.0 तक, ये स्केल रहती है। इसमें जिसने भी 1.0 प्राप्त किया उसको हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं। इतना एसेंशियल अमीनो एसिड्स किसमें कितने हैं ये हम देखते हैं, जिसमें इसका हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा 1 पॉइंट, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एग, मिल्क और सोया भी कह सकते हैं। अभी हमने क्विनोआ को पढ़ा था, उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनका स्कोर 1.0 के आसपास ही होता है, यानी कि इनमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं वो इनमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जितना जितना लोएस्ट स्कोर इसका होता जाएगा उतना ही उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मात्रा कम होती जाती है, ये इसको बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा फूड प्रोसेसिंग मेथड प्रोटीन को डीनेचर कर सकता है? बताइए। बॉइलिंग, रेफ्रिजरेशन, ड्राइंग या फर्मेंटेशन? आंसर इसका सबसे पहले बता देता हूँ, बॉइलिंग, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर देना। अब समझिए मेरी बात को, डीनेचर होने का मतलब क्या होता है? कोई भी फूड हो जिसके अंदर प्रोटीन हो, अब इसको आप क्या करेंगे, या तो टेस्ट के लिए या प्रिजर्वेटिव के लिए आप इसको या तो बॉईल करोगे, या इसको रेफ्रिजरेटर में जाके इसका टेम्परेचर कम कर दोगे, या इसको ड्राइंग करोगे, या फर्मेंटेशन करोगे। इससे क्या होगा? खाना स्टोर रहेगा और इससे टेस्टी बनेगा। समझ गए? लेकिन जैसे ही हम इसको अब ये अलग अलग ये टेक्निक्स हैं, अब हर टेक्निक से कोई ना कोई फ़ायदा होगा, कोई ना कोई नुकसान होगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रोटीन डीनेचर कर सकता है कौन सा मेथड, बता देता हूँ। जैसे आपने एग लिया, किसी बच्चे को एग आपने क्या किया, फोड़ के दिखाया, फोड़ दिया उसको और दिखा दिया, उसके अंदर आपको क्या दिखेगा? एक येलो पार्ट दिखेगा और एक ट्रांसपेरेंट वाइट लिक्विड दिखेगा। समझ गए? वहीं उसी बच्चे को जिसने कभी अंडे को नहीं देखा होगा, उसी बच्चे को आप थोड़ी देर बाद एक अंडे को बॉईल कर दें, और बॉईल करने के बाद उसको, उसका छिलका निकालने के बाद फिर आपको उसके सामने रख दें, फिर वो क्या देखेगा? वाइट कलर की बॉल जैसा वो दिखेगा। यानी उसका ये जो वाइट लिक्विड वाला पार्ट है वो सफ़ेद अपारदर्शी, यानी जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ऐसे हिस्से में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो देखिए क्या हो गया, डीनेचर हो गया, जैसा दिख रहा था उससे बिल्कुल ही वो बदल गया उसका, यानी रंग रूप उसका रंग और उसका रूप बदल जाता है। समझ में आ गया? लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे प्रोटीन में कमी आ जाती है? बताइए। तो इसका आंसर होगा नहीं आती है कभी भी। ठीक है, यानी क्या होगा, उसको टेम्परेचर देने से जो फूड होगा उसका रंग रूप चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रोटीन कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। इसी को हम कहते हैं प्रोटीन का डीनेचर हो जाना। तो बॉइलिंग से ये हो जाता है, रेफ्रिजरेशन से नहीं होता है। ड्राइंग से क्या होता है, उसका पानी सूख जाएगा, वो नहीं होगा। फर्मेंटेशन से भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। प्रोटीन फर्स्ट इनिशिएटिव
किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, 2023 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, एम क्या है इसका भैया? वही महिलाएं, बच्चे, सबके पोषण वगैरह का ध्यान रखना, उनको प्रोटीन युक्त खाना देना, चाहे वो पीडीएस के माध्यम से देना हो या आईसीडीएस के माध्यम से देना हो। जो भी आप खाना दे रहे हो उसमें प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप दूध भी दे रहे हो तो उसमें प्रोटीन होना चाहिए। कुछ भी दो भैया, उनको प्रोटीन की पूर्ति उनकी करो जिससे उनका पोषण दूर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया था, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। प्रोटीन रिच फूड को भारतीय खाद्य प्रणाली में कैसे प्रमोट किया जाता है? ईट राइट स्कूल, F+ फोर्टिफाइड लोगो, पोषण माह या फिर उपरोक्त सभी। आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो। तो ईट राइट स्कूल, ईट राइट कैंपस, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये भी क्या है? खाने के प्रति अवेयरनेस फैलाना। खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का एक मिनिमम अमाउंट कितना आपकी बॉडी के लिए डेली रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में अवेयरनेस देना, तो ये इसका ही हिस्सा हो जाएगा। फोर्टिफाइड लोगों क्या बेटा? इसके द्वारा ऐसे फूड जिनको डेली हम कंज्यूम तो करते हैं लेकिन उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ठीक है, जिसमें मिनरल्स नहीं होते, विटामिन्स नहीं होते, फाइबर्स नहीं होते, तो उनको उसमें ऐड कर देना और उस पर +F उसका साइन बना देना, जिससे कि फोर्टिफाइड फूड सबको समझ आए कि ये है, इसमें एक्स्ट्रा मिलाया गया है। तो ये खाना, ये भी क्या हो जाएगा? प्रोटीन रिच ऐसे खाने देना ही। और पोषण माह, ये भी है। पोषण माह आपको पता होगा सितंबर में इसको मनाया जाता है और ये 2021 से शुरू इसको किया गया है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। अब देखिए फिर से एक इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ लिया। WHO के अनुसार प्रतिदिन प्रोटीन की न्यूनतम आवश्यकता का मापन किस आधार पर किया जाता है? एज, बॉडी वेट, जेंडर और सभी। इसको मैंने बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट एज पे भी डिपेंड करती है, बॉडी पे भी करती है और आपकी जेंडर पे भी करती है। जो जैसा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया? बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इस वीडियो का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और हम प्रोटीन के 50 क्वेश्चंस को सामान्यतः अच्छे तरीके से हम कर चुके होंगे। इसमें आपने कॉन्सेप्ट भी देखा, बाकी सारे ऑप्शंस को भी हमने डिस्कस किया और हमने इसको अच्छे से सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। ऑप्शंस देख लेते हैं। FAO, गुड फूड इंस्टीट्यूट, नीति आयोग या FSSAI। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड फूड इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब कब से शुरू हुआ? सितंबर 2021 से शुरू हुआ। पहली चीज़ ये याद रखेंगे आप, इसमें ये बोला गया था कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। अब देखिए, एनिमल फूड लेने वाले एक तरफ हो गए, ये प्लांट फूड पे जीने वाले हो गए। अब आप मुझे बताइए, सारे के सारे लोग अगर प्लांट फूड पे ज़िंदा रहेंगे तो क्या हम इतनी एग्रीकल्चर करते हैं? नहीं। क्या हमारे पास इतना सारा पहले से फूड स्टोरेज है? नहीं। तो क्या हो जाएगा भैया? लोग भूखे ही मर जाएंगे। बाकी सारे के सारे अगर एनिमल पे ही अगर ज़िंदा रहे, बोलेंगे कि नहीं हम तो एनिमल फूड ही खाएंगे, तो बताइए सारे के सारे एनिमल्स को ही मार के खा जाओगे तो पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम है जिसमें कि हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, वो ख़राब हो जाएगा और जिसकी वजह से फिर सारी की सारी इकोसिस्टम हमारा ख़राब हो जाएगा, एनवायरनमेंट हमारा गड़बड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठालना है और उसमें भी हमको प्लांट फूड को, प्लांट बेस्ड प्रोटीन को ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देनी है, उसको ज़्यादा बढ़ावा देना है। इस पर चर्चा हुई थी स्मार्ट प्रोटीन समिट। ठीक है, और ये कब हुई थी? 2021 में हुई। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कहाँ हुई तो याद रखना ये वर्चुअल हुई थी, क्योंकि उस समय कोरोना का थोड़ा सा प्रभाव 21 तक रहा था, इसलिए लोग जनरली कहीं जाने से बच रहे थे, तो वर्चुअली इसको किया गया था। तो चलो भाई ठीक है, कंप्लीट हो गया है ये वीडियो। अब आगे हम फैट का वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम एक वीडियो में इसको पूरे कंप्लीट 40 से 50 क्वेश्चंस को कर देंगे। ओके, थैंक यू।